नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। तो देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल शो अब शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिकल पावर सेंटर। और क्या वाकई एक पेज पर है कांग्रेस, एनसी और पाकिस्तान? और किन तीन खानदान के खिलाफ पीएम ने भरी है हुंकार, बताएंगे आपको। बिहार में जलती राजनीति का सच क्या है वो भी आगे जरूर देखिएगा। तो तमाम खबरें विस्तार से आपके सामने होंगी। तो पॉलिटिकल पावर सेंटर की शुरुआत अभी की खबर बता दें आपको। सबसे बड़ी खबर, पिछले कुछ दिनों में अगर आपने गौर किया होगा तो लगातार बीजेपी कांग्रेस पर यह आरोप लगाती रही, राहुल गांधी पर आरोप लगाती रही कि वो पाकिस्तान की जुबान बोलते हैं। आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने 370 और 35A को लेकर जब यह कह दिया कि कांग्रेस और एनसी के रुख से वो सहमत है, उसके साथ है, तो बवाल मच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे इस पर घेरा है कांग्रेस को, राहुल गांधी को, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान से ये आवाज आई तो कटरा में रैली कर रहे पीएम मोदी ने कांग्रेस पर पलटवार कर दिया। लेकिन मोदी आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को डंके की चोट पर कह रहा है, हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। असल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में 370 की वापसी का वादा किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन है। कांग्रेस और एनसी अलायंस में 370 बहाली की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है कि हम कांग्रेस और एनसी के साथ खड़े हैं। किस तरह से आप देखते हैं? भैया, पाकिस्तान क्या कहता है मुझे क्या पता है। मैं पाकिस्तानी तो हूं नहीं, मैं भारत का बाशिंदा हूं। जम्मू कश्मीर के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है और अब ये मुद्दा यहीं जाकर रुकने वाला नहीं है। बीजेपी कह चुकी है कि 370 अतीत हो चुका है। ऐसे में अगले चरण के चुनावों में बीजेपी इस मुद्दे को लेकर जम्मू रीजन में माहौल बनाने की कोशिश करेगी। तो प्रधानमंत्री श्रीनगर में थे, उन्होंने पहली चुनावी रैली वहां से की और मंच से तीन खानदानों का जिक्र करते हुए उन पर यह कहते हुए प्रहार किया कि इन्हीं तीन खानदानों ने मिलकर कश्मीर को बर्बाद किया है। हमारे वीर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, विश्व प्रसिद्ध प्रधानमंत्री। खानदान पर प्रहार। ये खानदानी पार्टियां क्या कर रही हैं? ये वो पुराना दौर वापस लाना चाहते हैं। खानदान पर तीखा वार। जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए तीन खानदान जिम्मेदार है। खानदान के खिलाफ हुंकार। इन्होंने जम्मू कश्मीर की सियासत को अपनी जागीर समझ रखा था। खानदान, खानदान और खानदान। घाटी के घमासान में पहली बार पीएम मोदी श्रीनगर में रैली करने पहुंचे और इस रैली में निशाने पर लिया तीन सियासी खानदान को। ये खानदानी पार्टियां क्या कर रही हैं? ये वो पुराना दौर वापस लाना चाहते हैं। किन हालातों में इलेक्शन होते थे? शाम 5-6 बजे के बाद सारी कैंपेन बंद हो जाती थी। आज देर रात तक कैंपेन हो रही है। इन्होंने जम्मू कश्मीर की सियासत को अपनी जागीर समझ रखा था। पीएम ने एक साथ गांधी परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार पर अटैक किया और कह दिया, पहली बार घाटी में दहशतगर्दी के साए के बगैर लोगों ने पहले चरण का वोट डाला है। इन्होंने दहाइयों तक नफरत का सामान बेचा है। इन तीन खानदानों को लगता है आप सबको लूटना ये इनका पैदाइशी हक है। इन्होंने जम्मू कश्मीर को सिर्फ तशद्दुद यानी डर और इंतशार यानी अराजकता ही दी है।
बुधवार को जम्मू कश्मीर की 24 सीटों के लिए वोट डाले गए। इसमें 16 सीट घाटी की थी, 8 जम्मू रीजन की। पहले चरण में कुल 61% के आसपास वोटिंग हुई, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। भारी सुरक्षा के बीच पीएम मोदी ने शेरे कश्मीर स्टेडियम में लोगों को संबोधित किया और बीजेपी को जिताने की अपील की। 25 सितंबर को दूसरे दौर की वोटिंग है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, कल कांग्रेस ने गारंटी पत्र जारी किया था। हम आपको बताने जा रहे हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, यानी एक सी बात क्या नजर आती है, उस पर जरा गौर फरमाइएगा आप। महिलाओं को 2000 रुपए देने की बात कांग्रेस ने कही, बीजेपी 2100 रुपए देने की बात कह रही है। तो यहां पर आप देखिए एक समानता नजर आती है। इसके अलावा 2 लाख युवाओं को पक्की नौकरी की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है। बीजेपी का संकल्प यह कि 2 लाख युवाओं को पक्की नौकरी देंगे, तो बिल्कुल एक सी बात। गारंटी 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की, और वही बात बीजेपी के संकल्प पत्र में भी कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की गारंटी 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, ये बीजेपी कह रही है। तो यहां भी एक तरह की समानता आप देख रहे हैं। एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात कांग्रेस कह रही है और एमएसपी पर 24 फसलों की खरीद की बात बीजेपी भी कह रही है। एक और बात, गरीबों को 2 कमरे का घर दिया जाएगा, यह कांग्रेस की गारंटी में इस बात का जिक्र है। शहर गांव में 5 लाख घर की बात बीजेपी कह रही है। तो आप देख रहे हैं दोनों में किस तरह की समानता नजर आ रही है। लेकिन शिरीन, एक खास बात यह भी है कि कांग्रेस अब कह रही है कि दरअसल बीजेपी ने उसके घोषणा पत्र को कॉपी किया है। बिल्कुल, और देखना होगा नतीजों वाले दिन कि आखिर किसकी गारंटी या किसके संकल्प पर जनता मुहर लगाती है। बहरहाल, हरियाणा की अब एक वीआईपी सीट की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है उचाना कला, जिसे जाटलैंड के तौर पर भी पहचाना जाता है। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो वहां से दुष्यंत चौटाला ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार मामला थोड़ा फंसा हुआ दिख रहा है। हरियाणा के सियासी मूड की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज की इलेक्शन टीम जा रही है जींद के उचाना कला की ओर। जींद का उचाना कला विधानसभा, जहां लगभग 2,18,000 वोटर्स हैं, जिसमें आधी आबादी जाटों की है। इस जाट बहुल इलाके में कभी चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपनी सियासी जमीन पक्की की है, तो कभी चौधरी देवीलाल का परिवार यहां से अपनी जीत दर्ज कराता रहा है। लेकिन इस बार क्या है सियासी मूड? चौधरी विजेंद्र सिंह 2019 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए थे। फिलहाल कांग्रेस के टिकट पर उचाना कला में ताल ठोक रहे हैं और प्रचार के दौरान समर्थक लड्डुओं से तौलकर स्वागत कर रहे हैं। इलाके का बारौदा गांव है, जहां चुनावी चौपाल के लिए चौधरी साहब पहुंचे थे। कितना वजन है? 90 किलो। 90 किलो का लड्डू। 90,000 वोट आएंगे। पहले भूपेंद्र हुड्डा ने आपके लिए आप साथ में थे मंच पर, और भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कोई रुसवाई नहीं है जी, तो जो पुरानी बातें थी बीती ताही बिसार। नहीं, वो ऐसी रुसवाई की बात भी नहीं है जी। देखिए, मेरे पिताजी और वो भाई हैं आपस में, और उम्र भी करीब करीब बराबर की है, तो महत्वाकांक्षाओं का कई बार फिर टकराव भी हो जाता है। तो वो स्थिति थी, लेकिन अब मेरे ख्याल से वो ऐसी कोई स्थिति है नहीं। हरियाणा की राजनीति में इनके पिता चौधरी वीरेंद्र को मौसम वैज्ञानिक माना जाता रहा है। चौधरी वीरेंद्र 5 बार यहां से विधायक रहे। सियासत की विरासत बेटे के हाथ में है। 2019 में जेजेपी के दुष्यंत चौटाला इस सीट से चुनाव जीते थे। दुष्यंत इस बार भी चुनावी मैदान में है। उचाना कला में दुष्यंत विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। दुष्यंत की पार्टी का चंद्रशेखर से गठबंधन है, तो वो भी वोट मांग रहे हैं। पहले से दुगनी से भी ज्यादा सीटों पर हमारा गठबंधन जीतेगा और प्रदेश के अंदर हम सरकार बनाएंगे। समर्थन हमें कोई भी नहीं। निधि ने बस में सवार होकर इलाके का सियासी मूड समझने की कोशिश की। क्या माहौल है इस बार चुनाव? हरियाणा में कांग्रेस का माहौल मैडम। क्यों ऐसा? मैम 10 साल लगातार सरकार होगी, लोग ऊब गए हैं, कुछ फैसले वजह से भी होते हैं। क्या लग रहा है, किसकी सरकार आ रही है? सरकार जिसका जी करेगा उसकी आ जाएगी। आपका क्या जी कर रहा है? लोग दल के दिए करूँ मैं तो। किसकी सरकार आ रही है हरियाणा में? हाँ, कांग्रेस की है। मुख्यमंत्री कौन? हुड्डा की शैलजा? शैलजा कौन है? नहीं आंदी।
क्यों ये बंदी को नहीं न फिर मैं तो गोली की शिकार होगी, ये बंदी को नहीं उल्टा बनागा। शैलजा के गुट वाले कह रहे हैं कि कुमारी शैलजा बननी चाहिए। दीपेंद्र सिंह। दीपेंद्र सिंह। दीपेंद्र। निधि जब क्षेत्र के घासों कला की तरफ गईं, तो वहां बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र अत्री ट्रैक्टर पर सवार होकर प्रचार करने निकले थे। निधि ने ट्रैक्टर पर ही अत्री से बात की और उनकी राजनीति को जाना। पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं और कितना भरोसा है जीत का? देखिए, मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन चुनाव लड़वाए हैं मैंने, तो मुझे लगता है कि अनुभव वाली बात करें तो मैं ठीक हालात में बढ़िया पोजीशन में हूँ और हम लोग यहाँ से कमल का फूल खिलाने जा रहे हैं। चाहे वीरेंद्र सिंह हो चाहे देवीलाल का परिवार हो, इस बार दुष्यंत चौटाला आपके खिलाफ है। जाट बहुल इस इलाके में, आप नॉन जाट है, तो ऐसे में कितनी बड़ी टक्कर, कितनी बड़ी चुनौती है आपकी? देखिए, मेरे पिताजी ने, मैंने बताया आपको, 40 साल तक सामाजिक सेवाएं की है और जातिगत 36 बिरादरी का साथ मुझे मिल रहा, आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और लोग आगे आ रहे हैं और मैं आश्वस्त हूँ 36 बिरादरी का आशीर्वाद मिलेगा यहाँ से। उचाना कला जाट बहुल सीट है और करीब 1 लाख से ज्यादा यहाँ जाट वोटर हैं। मुकाबला बहुकोणीय है, लिहाजा जीत हार में किसका पलड़ा भारी होगा, ये अभी आने वाले कुछ दिनों में साफ हो पाएगा। और अब आपको दिखाते हैं कि रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिया था उस पर कैसे बवाल बढ़ता ही जा रहा है। और हालात तो अब ये हो गए हैं कि एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के अध्यक्ष, और दोनों के बीच लेटर वॉर छिड़ गया। भारतीय राजनीति में लेटर वॉर, जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच आर या पार। राहुल गांधी के नाम पर इस वक्त सियासी बवाल मचा है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के राहुल पर दिए बयान पर कांग्रेस आग बबूला है, सड़क पर संग्राम कर रही है। अब इस मामले में जेपी नड्डा की एंट्री हो गई। पूरी खबर समझिए। दरअसल खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा, राहुल के खिलाफ आपत्तिजनक बयानों का मुद्दा उठाया और सख्त एक्शन की मांग की। अब इस पर जेपी नड्डा का पलटवार आया। खड़गे को लिखे पत्र में नड्डा ने कहा, खड़गे की बातें सच से दूर है। राहुल की करतूत खड़गे भूल गए क्या? राहुल ने पीएम और ओबीसी समाज को गाली दी। कांग्रेस नेताओं ने मोदी को 110 गाली दी। सोनिया ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था। राहुल को महिमा मंडित करना आपकी मजबूरी है। पीएम को लिखी खड़गे की चिट्ठी का जवाब नड्डा की तरफ से आया है। वैसे लेटर बम के साथ बयानों के बाउंसर दोनों तरफ से फेंके जा रहे हैं। देश की अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले, अपने आप को अध्यक्ष मानने वाले नड्डा जी ने जिस तरह की चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी को देख के कहीं से नहीं लगता कि वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक राष्ट्रीय पार्टी के। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या स्टूडेंट लगते हैं। तमाम तरह के झूठ उसमें परोसे गए हैं। ये क्या लगता है नड्डा जी को कि ये अध्यक्ष की भाषा है? मोदी जी का अपमान करते थे तो किसके इशारे पे हो रहा था भाई, ये भी तय कर दें। पॉलिटिकल इंटॉलरेंस का आप जो है वो एक वो चला देंगे, क्रम चला देंगे, तो इस तरह की चीज़ें अगर आपको दिखाई पड़ेगी तो आपको ये ध्यान देना होगा कि आपने शुरुआत क्यों ऐसी गंदी की थी। दोनों तरफ बयानों की बमबारी हो रही है। चुनावी माहौल में वार पलटवार का ये दौर अभी और गर्म होने की उम्मीद है। और अब खबर बिहार से, जहां पर बीती रात जातीय रंग ले लिया एक झगड़े ने। जमीन विवाद से जुड़ा मसला बताया जाता है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि दलित वर्सेस महादलित वाला मामला हो गया है। राजनीति भी इस पर जमकर हो रही है और बिहार में कानून व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। बुधवार रात की ये तस्वीर है। बिहार के नवादा में महादलित टोले में आग लगा दी गई। धू धू कर घर जलता रहा और पुलिस की टीम तमाशबीन बनी रही। सबसे पहले एबीपी न्यूज पर खबर चली, फिर पुलिस ने मुख्य आरोपी नंदू पासवान को गिरफ्तार किया। जिनके घर जले हैं वो मांझी समुदाय के हैं, यानी महादलित, और जिस शख्स को पुलिस मुख्य आरोपी बता रही है वो पासवान यानी दलित बिरादरी का है। नाम नंदू पासवान। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का इसमें एक अलग जातीय एंगल है।
वो सब बिहार में सब जगह विरोधी दल के लोग, हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनको वहाँ से डिपोजेस्ट करना चाह रहे हैं और फॉलो अप एक्शन में 12 या 13 लोगों को पकड़ा गया है जो सब यादव जाति के हैं। तो हम विरोधी दल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें वो लोग भी आते हैं। विपक्ष बिहार में जंगल राज की बात कह रहा है। लालू यादव तो जीतन राम मांझी पर भ्रमित करने का आरोप लगा रहे हैं। जीतन मांझी बिल्कुल गुमराह है और भ्रमित कर रहा है समाज को, देश को। एक जाति व्यवस्था पर वो हमला हमेशा करते रहते हैं। इसको मैं देखूंगा और मैं पता करूंगा कि वहाँ पर क्या हुआ। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके नेता विपक्ष राहुल गांधी ने घटना को लेकर बिहार की एनडीए सरकार को घेरा, जबकि बीजेपी कह रही है नवादा की घटना के पीछे महागठबंधन का हाथ है। इसके पीछे कहीं न कहीं साजिश और षड्यंत्र जो महागठबंधन पूर्ववर्ती सरकार के जो सत्ता से बाहर होने का एक कुनबा उनका जो है कि अंगड़ाई ले रहा है। जिस तरह से उनके माता पिता दलितों को निर्मम हत्या करा करके झुग्गी झोपड़ियों में आग लगा करके उन्होंने सत्ता शासन चलाया है, वही सपना उनके पुत्र जी देख रहे हैं। गांव वालों का आरोप है कि बुधवार को पहले बदमाशों ने गोलियां चलाईं, फिर घरों को फूंक डाला। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर शशांक सुबह घटनास्थल पर पहुंचे तो हर तरफ सिर्फ बर्बादी के निशान नजर आ रहे थे। नवादा में इस वक्त हम मौजूद हैं। कृष्णानगर के इसी दलित बस्ती में दबंगों का आतंक देखने को मिला है। घटना के बाद से पुलिस की टीम घटनास्थल पर कैंप कर रही है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। घटना के बाद से ग्रामीण दहशत में है। वैसे भी हालात यहाँ नियंत्रण में है। पुलिस के मुताबिक 2 दर्जन के करीब घरों को नुकसान पहुंचाया गया। कल शुरुआत में जानकारी 80 घरों में आग लगाने की आई थी। शुरुआती जांच में जमीन पर कब्जे का विवाद सामने आ रहा है, लेकिन घटना ने जातीय और राजनीतिक रंग लिया, जिसकी वजह से मामला बढ़ता जा रहा है। जीतन राम मांझी जी का नाम मांझी जी है, लेकिन लोग तो इनको प्यार से जीतन राम शर्मा बुलाते हैं। जीतन राम शर्मा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर थे, जहां से उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला किया, लेकिन अखिलेश यादव ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। होली हो या दीपावली, रक्षाबंधन हो या शिवरात्रि, रामनवमी हो या जन्माष्टमी, इन पर्व और त्योहारों को इन्होंने बैन कर दिया था। हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। और अब इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं, और मुंबई से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। देखिए, मुंबई में जिस तरीके से यहाँ पर सीटों को लेकर विवाद नहीं सुलझा है। मुंबई की सीटों को लेकर दरअसल महाअघाड़ी की बैठक भी कल होनी है फिर से, क्योंकि 36 सीटें ऐसी हैं मुंबई की जिस पर पेच फंसा हुआ है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं 15 से 20 सीटों पर पेच फंसा है। बात बनती फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। मुंबई की सीटों को लेकर विवाद नहीं सुलझा है अभी तक, और इसीलिए कल एक बैठक फिर से होनी है महाअघाड़ी की। इस वक्त की ये बड़ी खबर। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए गणेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। गणेश, 36 सीटें मुंबई की जहां बात फंसी हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, ये मुंबई की सीटों का जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन आज की बैठक जो हुई थी वो शिवसेना और एनसीपी के बीच हुई थी, शरद पवार ग्रुप के बीच हुई थी। और इस बैठक में 15 से 20 सीटें मुंबई नहीं तो पूरे महाराष्ट्र की हैं, जिसको लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। क्योंकि 2019 में शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे, और ये 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर एक नंबर यानी जो विधायक चुन के आए हैं
वो या तो एनसीपी के हैं या शिवसेना के हैं, और 2 नंबर में एनसीपी शिवसेना के, यानी आमने सामने लड़ने के बाद के नतीजे आए तो 15 तो पर दोनों ही पार्टी दावा कर रही है यहाँ पे हमारा उम्मीदवार स्ट्रांग है, हमको यहाँ पे तवज्जो दिया जाए या सबको छोड़ी जाए। तो इन 15 ठीक है गणेश, आप इस पर नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो मुंबई की जो सीटें हैं उसको लेकर पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है और इसीलिए कल एक बैठक भी होनी है। तो आखिर ये पेच अब फंसा हुआ कैसे सुलझेगा ये तो देखना होगा, लेकिन बात क्यों नहीं बन पा रही है? मुंबई की 36 सीटों का ये पूरा समीकरण क्या है? क्योंकि दावेदारी जो की जा रही है उसके हिसाब से तो 40 सीटें चाहिए। देखिए 20 सीटों पर दावा शिवसेना उद्धव गुट का है, कांग्रेस 18 सीट चाहती है, एनसीपी एसपी यहां पर 7 सीट चाहती है और दूसरी तरफ 1 सीट एसपी भी चाह रही है। तो इस हिसाब से तो 40 सीटों का ये दावा है और सीटें तो मुंबई की 36 ही हैं और 6 सीट ऐसी हैं जहां पर खेल फंसा हुआ है और सीधे सीधे जो दावेदारी है वो कांग्रेस और उद्धव गुट की दिखाई दे रही है। अब कल जो बैठक होगी उसमें क्या फॉर्मूला निकलकर सामने आएगा इस पर भी हमारी नजर रहेगी। पॉलिटिकल पावर सेंटर आप देख रहे हैं और अब आपको जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी मैं देने जा रहा हूं। एडीआर के दरअसल ये आंकड़े हैं और जम्मू कश्मीर के सबसे जो गरीब उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट पर जरा आप नजर डालिए। मोहम्मद अकरम का नाम इसमें है, सूरनकोट क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय हैं और 500 रुपए महज इनकी संपत्ति है। रविंद्र रैना का नाम भी इसमें है, नौशेरा से उम्मीदवार हैं, लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं बीजेपी के, 1000 रुपए इनके पास हैं। और जहांगीर शेख की बात की जाए तो खान साहिब से ये प्रत्याशी हैं, निर्दलीय हैं और इनके पास बताया जाता है कि महज 15,000 रुपए हैं। तो ये जो सूची जारी की गई है कि वहां पर कौन सबसे गरीब उम्मीदवार है वो लिस्ट आपके सामने है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।